Very good morning, dear students of class 10th. Welcome you all in your first session of Information Technology online class for second term. Today we are going to discuss session 1, means only chapter of unit 5, that is sustainable development. This is again a chapter full of general knowledge. तो पहले हम समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जब हम ह्यूमन बीइंग इज़ लिविंग ऑन दिस अर्थ, एवरीबडी नीड्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट वी नीड। बट जब हम इस डेवलपमेंट को, इस विकास को अचीव कर रहे होते हैं तो हम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, और एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इस चीज़ का जो शुरुआत हुई थी, ये एवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो कहाँ से हुई थी, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसीव्ड इट्स फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन 1972, यानी कि 72 में इसके बारे में सोचा गया कि जब डेवलपमेंट हो तो वो किस तरीके की होनी चाहिए, बिना एनवायरनमेंट को या नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किए बिना अगर हम डेवलपमेंट करें तो वो अच्छा होगा। तो 1983 में एक कमीशन बनाया गया था जिसे ब्रंटलैंड कमीशन का नाम दिया गया था। ब्रंटलैंड जो थे, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, और वो इस कमीशन के अध्यक्ष बने थे। तो उनके अध्यक्षता में ये सोचा गया था, इसकी अवेयरनेस आई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जाए। तो उसमें डेफिनेशन दी गई थी कि इसकी डेफिनेशन क्या है 1987 में। तो ब्रटलैंड कमीशन ने रिलीज़ किया था इस रिपोर्ट को ओवर कॉमन फ्यूचर नाम से, और इसमें जो दो चीज़ें बताई गई थी, द कंसेप्ट ऑफ नीड्स और आइडिया ऑफ लिमिटेशन। तो उसमें कंसेप्ट ऑफ नीड इज़ पर्टिकुलर द एसेंशियल नीड ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर, कि जो दुनिया में गरीब से गरीब इंसान की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाना चाहिए, उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। एंड द आइडिया ऑफ लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एनवायरनमेंट्स एबिलिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड। तो इसके बाद जो लिमिटेशंस लगाई गई थी, जो उस वक्त के स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, कि एनवायरनमेंट की एबिलिटी को एक लिमिट में यूज़ किया जाए ताकि उससे आने वाले समय की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को एक स्थान मिला। इसके बाद ये जो एक पिक्चर दिखाई हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल एंड वेलबींग, कि हर इंसान, हर सोसाइटी, हर कंट्री ये चाहता है कि उसकी जो लोग हैं, उनकी फैमिली, उनकी जो लाइफस्टाइल्स हैं, अलग अलग फैमिलीज़ हैं, अलग अलग लोग हैं, उनका सबका जीवन स्तर जो है फैमिलीज़ का ऊपर उठे और अच्छा हो। लेकिन इसके साथ साथ जो सेकंड ये दिखाया गया है, प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि प्रिजर्व किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज को और इकोसिस्टम को, इसको बचाकर अगर हम इस गोल को अचीव कर लेते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, तो वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यही इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक लॉन्ग टर्म इशू है और इस पर समय के साथ साथ अलग अलग तरीके से विचार किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कन्वेंशनल अप्रोच है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कि एक दो अप्रोच इसमें आई। कि एक तो कन्वेंशनल अप्रोच है, द एनवायरनमेंट वाज कंसिडर्ड सेपरेट, कि ये माना गया कि अब जो एनवायरनमेंट है वो तो एक सेपरेट एक एंटिटी है और वो अलग है हमारी लाइफ से, हम अपना लाइफ जीते रहे, एनवायरनमेंट से हमें क्या लेना देना। लेकिन जो बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात आई तो उसमें कहा गया दैट एनवायरनमेंट इज़ वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, एंड डेवलपमेंट इज़ व्हाट वी ऑल डू टू इम्प्रूव आवर लाइफ, द टू आर इंसेपरेबल, और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सही अप्रोच थी जो आज भी चल रही है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज वर एडिड टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, तो इसमें किया गया कि जो अलग अलग एजेंसीज को गवर्नमेंट का पार्ट बना दिया गया। तो ये कन्वेंशनल अप्रोच थी जो पहले से चल रही थी, लेकिन यहाँ क्या किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मेजर डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे, एम्प्लॉयमेंट, फूड, एनर्जी, इकोनॉमिक्स एंड उन सबको
प्ले की रोल्स इन नेशनल डिसीजन मेकिंग। यहाँ तो क्या किया गया, कन्वेंशनल एक परंपरागत एक जो थिंकिंग थी उसमें कि उनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का पार्ट बना दिया, अब वो काम करते हैं नहीं करते इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ क्या था, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो एक रिपोर्ट ली और उसमें जो वर्कआउट किया गया, उसमें डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट बना दिया गया ऐसी एजेंसीज को जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचती हैं। द फोकस वाज ऑन काउंटरिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज़। तो यहाँ तो सिर्फ पॉलिसीज़ चेंज करते थे, यहाँ पर क्या था, द फोकस इज़ ऑन करेक्टिंग द पॉलिसीज़ कि जो हमारी पॉलिसीज़ में जो गलतियाँ हैं कैसे उनको ठीक किया जाए और उनको ठीक करके उसको जो एनवायरनमेंट को प्रिवेंट किया जाए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट बन गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्यों ज़रूरी है, ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं। द प्रिंसिपल्स, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं ये हम देखते हैं। लिविंग विद इन एनवायरनमेंट लिमिट्स, कि जो हम जिएँ वो एनवायरनमेंट की लिमिट्स के बीच में जिएँ, यानी कि हम जितनी ज़रूरतें हैं उतना यूज़ करें और एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें। अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, इकोनॉमी में अब जैसे आपको पता है फैक्ट्रीज़ होती हैं, बहुत सारा ऐसा फैक्ट्रीज़ कारखाने वगैरह होते हैं जिनसे पोल्यूशन होता है, कोयला जो होता है वो यूज़ होता है, तो एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें उद्योग की जो हमारे एनवायरनमेंट को गड़बड़ करती हैं। तो उसको किस तरीके से किया जाए कि इकोनॉमी को भी इस तरीके से चलाया जाए। जैसे आजकल आप सुन रहे हैं कि हम सोलर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, तो इस तरीके से यूज़ किया जाए इकोनॉमी के लिए कि हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहे। प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस मीन्स कि नियम ऐसे बनाए जाएं ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बचा रह सके। जैसे आजकल आप स्वच्छता अभियान के बारे में सुनते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा भी खर्च करती है। यूजिंग साइंस रिस्पॉन्सिबली, साइंस से जो चीज़ें बनती हैं, ये सब हमारा साइंस का ही कारनामा है। जो हम कार, गाड़ी, ये बसेस, ये इतनी ट्रेन्स और ये सब जो मशीनें चल रही हैं हमारे आसपास, तो साइंस, अब जैसे आजकल वॉर जैसे होते हैं तो उसमें एक बहुत ज़्यादा एटॉमिक पावर का यूज़ होने की बात होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, साइंस। तो अगर साइंस का जो यूज़ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिवेंट किया जा सकता है। एंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड जस्ट सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी है वो एक न्यायपूर्ण सोसाइटी हो, उसमें अच्छा एक सिस्टम बने सोसाइटी में, और सोसाइटी ही इतनी न्यायपूर्ण हो, इतनी हेल्दी हो, इतने अच्छे से विचार हों उनके कि वो अपने आप ही एनवायरनमेंट को सही कर सके। जैसे आप देख रहे हैं आज का अगर स्वच्छ अभियान है और इस तरीके के और पोल्यूशन कंट्रोल के तरीके हैं, तो जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, पॉपुलेशन या पीपल जो है सिटीजन ऑफ इंडिया तैयार नहीं है, तो उसको लागू नहीं किया जा सकता या उसका जो सही रिजल्ट है वो नहीं आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज़ रिक्वायर्ड, हर कंट्री के लिए ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसमें जो कम्पिटिटिव इकोनॉमी आए, नए नए इनोवेशंस हों, और सबको रोज़गार तभी मिलता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेकिन साथ साथ क्या हो, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। प्रोटेक्टिंग एंड एनहांसिंग आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हेल्पिंग टू इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटी यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली। तो ये सब अगर तरीके से यूज़ किए जाएँ तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा, इसको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो है मेन कॉन्सेप्ट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सोशल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन मीन्स जो सोसाइटी है जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करती इन सभी एक्टिविटीज़ में, तो तभी वो जो हमारा सक्सेस है हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो उसके बाद है कल्चरल डाइवर्सिटी, बिल्डिंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ऑल कल्चर्स एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। तो जो हमारे अलग अलग विचारों की जो संस्कृतियां हैं उनके ऊपर भी हम इसको ध्यान में रख के चल सकते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सब लोग साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फ़ायदे क्या होंगे, उसके महत्व क्या हैं, कि जो हमारी जो अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। उसके इसमें बताया गया है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, अगर अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट होगी तो उसके नुकसान क्या होंगे। ये तो हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, लेकिन अगर हम देख लेंगे कि अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उलट अगर चीज़ होगी तो अनबैलेंस्ड होगी, जिसमें हम
तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे, तो उससे क्या होगा? अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड इन एन इनएफिशिएंट वेस्टफुल मैनर दैट हैज़ रिजल्टेड इन पुअर एयर क्वालिटी। आपको पता है पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ग्रीन हाउस गैसेज, आप साइंस पढ़ते हैं, आपको पता है बढ़ रही हैं, तो CFC गैसेज वगैरह के बारे में आप सुनते हैं। नाइट्रोजन इंक्रीज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में आप सब जानते हैं। द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग द रिपरकशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो उस वजह से आप देख रहे हैं सी लेवल राइज कर रहा है। आपको पता है ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और उस वजह से क्या हो रहा है, जो पानी है वो ज़्यादा नदियों से बहकर समुद्र तक आ रहा है और सी लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। हम देख रहे हैं मुंबई के आसपास के इलाके हर साल बरसात के सीज़न में डूब जाते हैं। उसका भी यही कारण है कि वहाँ पर हाई टाइड होती हैं और जो पानी है वो शहरों की तरफ आ जाता है, यानी कि मुंबई के सी कोस्ट के अंदर की तरफ आता है। तो ये सब चीज़ें मेजर्स टू बी टेकन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, उसको अचीव कैसे किया जा सकता है? प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स एंड रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम, वाटर, इंसेक्टिसाइड, क्लाइमेट, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो उनका यूज़ वाइजली, यानी कि बुद्धिमानी से उनका यूज़ होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्वेशन, कि हम जब सोचते हैं कि हम कहते हैं हम ट्री क्यों उगाएं, हमें पेड़ उगाने से क्या फ़ायदा है, तो अगर हमें ये चीज़ें एक समझ में आ जाएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, होलिस्टिक मीन्स एक कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच होनी चाहिए इस पूरे वातावरण के प्रति, तो उससे आप अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और मतलब एक तरफ तो डेवलपमेंट चल रहा है और दूसरी तरफ हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी चलता रहेगा। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन पीपल्स नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल टुवर्ड द एनवायरनमेंट। इट मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब ये डेवलपमेंट इस तरीके से चल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग भी इस चीज़ को समझ जाएंगे। जैसे आज स्वच्छता अभियान या साफ़ सफाई के प्रति भी लोगों में काफ़ी जागरूकता है। इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमी तो डेवलप हो रही है, साथ में सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर का। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट। तो जब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसे अचीव किया जा सकता है। लिमिटेड डेवलपमेंट, लिमिटेड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है दैट शुड बी डन। ये नहीं है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके पीछे भी जा रहे हैं और एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी जा रहे हैं और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहे हैं। समटाइम्स डेवलपमेंट इज़ डन मोर देन इट इज़ नीडेड, जब ज़रूरत से ज़्यादा की जाती है और उससे फिर ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाता है, एक लालच आ जाता है। द अनडिज़ायरेबल डेवलपमेंट रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ ऑलरेडी लिमिटेड नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल हमारे सोर्सेज हैं ग्लोबली, उनका जो डिप्लेशन मीन्स उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, एग्जॉशन हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। लिमिटेड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नीड। लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो लॉन्ग लास्टिंग हो, यह नहीं वो सिंपल आज की एज में, आज के टाइम को वो हमारी ज़रूरत पूरी कर रही है लेकिन बाद में वो एकदम से ऑब्सलीट हो जाती है, यानी कि वो पुरानी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट, इट एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूइंग द प्रेजेंट डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द अर्थ्स मीन्स एंड रिसोर्सेज। एक ये है कि हम अगर आज ट्री कट कर रहे हैं तो ट्रीज़ साथ में और ग्रो भी करने चाहिए, यानी कि आप आज एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप इनपुट भी दें ताकि वो बैलेंस्ड से इकोसिस्टम बना रहे। यही इस चीज़ में बताया गया है लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट। इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रमोट एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये कुछ आपको डिटेल्स दी गई हैं जो कैसे यूनाइटेड नेशन या उसके और पार्ट जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इंटरनेशनल बॉडी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ पर सभी कंट्रीज़ को एक साथ लेकर चलती हैं कि कैसे हम इन
प्रयासों को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर किए जा रहे हैं उनको कैसे लागू किया जा सकता है। तो इसमें चीज़ें बताइए 92 में यूएन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और 97 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुए थे। तो उसमें भी यही किया गया था कि फैक्ट्रीज़ का धुआं वगैरह वो कम होना चाहिए, ये सब चीज़ें हुई थी जिस पे सभी कंट्रीज ने साइन किए थे। तो द यूएन फ्रेमवर्क, इस तरीके से ये कई ऐसे कार्य हुए थे कुछ मीटिंग्स के बाद, जो डिसीजन लिए गए उनकी इसमें डिटेल दी गई है। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड जो एफर्ट किए जा रहे हैं उनकी डिटेल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके गोल्स क्या हैं? इसके गोल्स हमारे अचीव अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, कि जो फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी एक मजबूत स्थिति रहे एनवायरनमेंट की, वो एक ज़रूरी है। सस्टेन रहे, कॉन्टिन्यूएशन में चलती रहे लाइफ, तो ये उसके लिए है। एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड जस्टिस, इसके बारे में सब सोचें, ये इसके फ्यूचर गोल्स हैं। एक्शन बाय ऑल कंट्रीज, पुअर, रिच एंड मिडिल इनकम टू प्रमोट वेलफेयर वाइल प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो बहुत अमीर हों या जैसे भी वो उनकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन हो, तो वो सभी प्लैनेट को, इस प्लैनेट को बचाने की कोशिश करें कि यहाँ का जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर्स हैं कंट्रोल रहें, और डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी ठीक रखें। फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें, उसको पाले पोसे, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। एड्रेस सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन, इसके साथ साथ सोशल नीड्स और जो सोशल प्रोटेक्शन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सब होना चाहिए। तो ये जो हैं इसमें रखी गई हैं चीज़ें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट द फ्यूचर, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फ्यूचर में वही बात आ रही है कि आज की जनरेशन ही नहीं इस दुनिया में रहेगी, आगे आने वाली जनरेशन्स भी सही से तो इसके बाद ये कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट 15 years, कंट्रीज विल मोबिलाइज एफर्ट टू ऑल फॉर्म्स ऑफ गया कि फ्यूचर में क्या हो कि सभी अपनी कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ हैं वो पॉवर्टी से लड़ें, इनइक्वालिटी जो भेदभाव टाइप की चीज़ ना हो, और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें, ये सब चीज़ें इसमें आई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट द चैलेंजेस, लेकिन सभी कंट्रीज़ जो हैं वो सब एक साथ मिलकर इसको नहीं कर सकती, तो इसमें कई चैलेंजेस भी आए जो इसके आज भी इस चीज़ को मतलब कुछ कंट्रीज़ तो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट भी कर रही हैं, लेकिन साथ साथ वो हर चीज़ को कंट्रोल भी करके चल रही हैं, लेकिन सभी कंट्री ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या ऐसी चैलेंजेस आए वो इसमें दिया हुआ है। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू प्लान एंड कैरी आउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सभी कंट्रीज़ के पास इतना पैसा या इतना इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है कि वो अपनी डेवलपमेंट भी करें और साथ में बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल करते रहें, तो एक चैलेंज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट इन कंट्रीज़ दैट आर फेसिंग एक्सट्रीम चैलेंजेस। अब इसमें बताया गया कि कुछ कंट्री जो हैं वो कई जगह बाढ़ या कोई ऐसी, जैसे नेपाल का एग्जांपल दिया गया कि वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया 2015 में, जिससे वहाँ की जो वाटर रिसोर्सेज का जो मेन पार्ट थे, जो रिवर्स थी, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई उस अर्थक्वेक में। बहुत ज़्यादा बड़ा एक पैमाने पर अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में कि वहाँ पर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाएँ, या कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो इस चीज़ को अपनी कंट्री में लागू नहीं कर सकती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है। एट टाइम देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इमीडिएट प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल इन सर्टेन कंट्रीज द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज फाइनेंशियल फाइनेंसिंग टुवर्ड्स द नॉन सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज टू कीप द इकोनॉमिक ग्रोइंग। कई बार कंट्रीज़ क्या करती हैं कि वो इकोनॉमी को तेज़ गति से चलाने के लिए ये नहीं मान के चलती कि किस चीज़ को वो किस इकोनॉमिक जो हमारे नेचुरल सोर्स है उसको यूज़ करें,
और किसको ना करें। तो जहाँ उन्हें फ़ायदा लगता है वो उस काम को करते हैं। तो उस चीज़ में वो चीज़ पीछे रह जाती है कि सस्टेनेबल है या नहीं, कि वो कंटिन्यू तो है, एक इकोनॉमिक ग्रो तो कर रही है, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है। तो जहाँ कंट्रीज़ को अपना फ़ायदा दिखाई देता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए जो एक डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं बजाय कि वो एनवायरनमेंट के। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। करप्शन इज़ अनदर चैलेंज। फंडिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज यूजुअली प्रोवाइड थ्रू अ फॉरेन ग्रांट्स may get misdirected due to bureaucracy and corruption। तो कई बार जैसे इंटरनेशनल जो जैसे यूएनओ है, या अभी हम पढ़ रहे थे कि जो कुछ रिपोर्ट्स आई जो अलग अलग ये जो हमारी यूएन में जो कई ऐसी बॉडीज़ हैं जो इन चीज़ों के लिए मनी या फंड भी प्रोवाइड करती हैं कंट्रीज़ को। तो लेकिन वो जो कंट्रीज़ हैं उस फंड को करप्शन की वजह से वहाँ ना यूज़ करके जहाँ के लिए वो पैसा दिया गया है वो कहीं और उसे यूज़ कर लेते हैं। तो ये करप्शन जो है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लैक ऑफ एफर्ट एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल में ऑल्सो प्रिवेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गोल। तो जो लोकल लेवल पर अलग कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट है, अगर उनकी नॉलेज ही कम है इस चीज़ में और उनको इस तरीके का इसका ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो भी वो इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। Another key challenge is ensuring responsibility and accountability in achieving sustainable development. This requires linking regional, national and international scales to assess if countries are meeting the goals। तो ये एक और समस्या है कि अलग अलग लेवल के अलग अलग इकोनॉमिक ग्रोथ की कंट्रीज़ हैं, तो उनको एक साथ लेके आना मुश्किल है और उनका ये असेसमेंट नहीं किया जा सकता इंटरनेशनल लेवल पर कि किस कंट्री ने कितना इस चीज़ में अचीव किया है। तो ये हमारा एक चैप्टर है जो टोटली इट इज़ बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल चैलेंजेस प्लस द डेवलपमेंट, मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल और द कंट्रीज़। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी साइंस में भी पढ़ रहे हैं कि कैसे एक ग्रोथ की वजह से, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, अपने लाइफस्टाइल को ऊपर ले जाने के वजह से हम किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करके एनवायरनमेंट को पीछे छोड़ रहे हैं और ग्रोथ की तरफ आगे दौड़ रहे हैं। तो उसके लिए ही ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे, इसमें रीकैप में फर्स्ट लाइन, तो यहाँ से आपको भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स किसे कहा जाता है? जो हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करती हैं लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती फ्यूचर जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उनमें कोई कमी रह जाए। यानी कि हम आज ही इस धरती पर सभी नेचुरल रिसोर्सेज या जो एनवायरनमेंट को इतने ज़्यादा इसको यूज़ ना कर लें अपनी ग्रोथ के लिए, अपने यूज़ के लिए, कि फ्यूचर की जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए कुछ बचे ही नहीं, यानी कि उनकी लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। वो कैसे जिएंगे ये भी हमें सोचना है। तो ये एक लाइन आपको इस चैप्टर का पूरा डिटेल दे देती है। बाकी आप जब चैप्टर के बैक एक्सरसाइज करेंगे तो बैक एक्सरसाइज में काफ़ी चीज़ें सॉल्व हैं और काफ़ी चीज़ें जो कुछ क्वेश्चंस अनसॉल्व दिए हुए हैं वो आप ट्राई करेंगे उनको सर्च करने की और कंप्लीट करने की। सभी आंसर्स आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, पर ज़रूरत है आपको इस चैप्टर को पढ़ने की। इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, please talk to me or send me a message. Thank you very much. I hope you will understand this chapter, and please just understand the concept. When you will understand the concept, you will understand all the part of the chapter yourself. Thank you very much.